नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त टेंशन है। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट और सड़क तक तलवारें खिंची हुई हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ विदेश दौरे को एक्सटेंड करके लंदन चले गए हैं। किसी को नहीं मालूम कि शहबाज शरीफ कब वापस आएंगे। असल में शहबाज शरीफ की वापसी का इंतजार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में कानूनी तौर पर इस वक्त कोई आर्मी चीफ नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 3 साल का टेन्योर 29 नवंबर को खत्म हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से न तो उसका कार्यकाल बढ़ाने का नोटिफिकेशन आया, न ही नए आर्मी चीफ का ऐलान हुआ। पिछले महीने पाकिस्तान में संविधान बदलकर आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया था, लेकिन शहबाज सरकार ने उस ओहदे का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान का आर्मी चीफ, देश का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आखिर है कौन, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर क्यों हैं? क्या फौज और उसकी पालतू शहबाज हुकूमत के बीच टकराव हो गया है? वहीं अगर बात हिंदुस्तान की करें तो यहां भी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। आज संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन इसकी झलक देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान पर विपक्ष भड़क गया। आखिर मोदी ने ऐसा क्या कहा, यह आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से आ रही खबरों से, जहां स्थिति विस्फोटक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और आर्मी के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में एक नए टकराव की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है, जिसके चीफ कैरेक्टर हैं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जिनकी मौत की अफवाह पूरे जोर शोर से पाकिस्तान में फैली हुई है, क्योंकि रावलपिंडी की जेल में बंद इमरान खान से पिछले 1 महीने से किसी की मुलाकात नहीं हुई है। अटकलें हैं कि या तो उनकी मौत हो चुकी है या फिर जेल में इमरान खान की हालत बहुत सीरियस है। ऐसे में इमरान खान की पार्टी ने रावलपिंडी तक चढ़ाई करने का ऐलान कर दिया है। तहरीक-ए-इंसाफ ने चलो अडियाला की कॉल दी है। कल यानी मंगलवार को पूरे पाकिस्तान से तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स और लीडर अडियाला जेल के बाहर जमा होंगे। समर्थक कह रहे हैं कि 1 महीने से उनके कप्तान की कोई खबर नहीं है, कोई तस्वीर भी नहीं है। ऐसे में इस बार तो अब तक अडियाला जेल के बाहर डटे रहे, लेकिन इमरान खान को उनके परिवार से अगर नहीं मिलने दिया जाता तो कल कुछ भी हो सकता है। ये उनका आईनी और कानूनी हक है। अगर किसी ने कत्ल भी किया होता है उससे भी उसकी फैमिली मिलती है। तो इमरान खान साहब तो सियासी कैदी है, लेकिन ये मुलाकात नहीं करने दे रहे थे, तो उन्होंने पुरअमन तौर पे यहाँ पे धरना दिया। और इन्होंने जो यहाँ पुलिस वालों ने घटिया हरकत की, उनको सदकोब किया, उनको घसीटा, उनको बालों से पकड़ के घसीटा। तो हम उसका आज जो रिएक्शन है वो ये इमरान खान की रिहाई रसाई के लिए ये मुज़ाहमत नहीं है। असल में ये मुज़ाहमत जो है वो इमरान खान की रिहाई की है। जब तक इमरान खान साहब की फैमिली, जो उनकी बहनें हैं, जो शौकत खानम की औलाद है, जबर, जुल्म, तशद्दुद सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, बर्बरियत बर्दाश्त करेंगे, यहाँ पे बैठे रहेंगे। हमारे सीने हाजिर हैं, हमारे जिस्म हाजिर हैं, हमारे हौसले बुलंद हैं। जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे, जब तक जिस तरीके से ये मुल्क को भी इन्होंने आइन को बुलडोज कर दिया गया है, इंशाल्लाह नौजवान हमेशा हक की आवाज़ बुलंद करते हैं। अब भी हक के लिए नौजवान खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। तो जो लोग आइन तबाह किया, जिन्होंने मुल्क में जो काबिज है, उनको पैगाम हम नौजवान देते हैं और कि इतना आगे मत बढ़े कि हमें फिर वो हदें पार करनी पड़े, या हमें अडियाला में, जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें अडियाला पे सीढ़ियाँ लगाकर अडियाला के अंदर जाना पड़े। चकजई साहब ने जैसा कि कहा, वो वक्त दूर नहीं है, आप हमें मजबूर कर रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान के नौजवानों से हमेशा कहता हूँ कि उठो लोगो, बगावत से क़यामत का समा कर दो। उठो लोगो, बगावत से क़यामत का समा कर दो। तुम्हें खामोश रहने की ये आदत मार डालेगी। पाकिस्तान की सड़कों के साथ साथ संसद में भी यही शोर उठ रहा है। यही डिमांड हो रही है कि हमें इमरान खान से मिलवाओ। एक दरखास्त करना चाह रहा हूं जनरल साहब, अगर आपने वाकई इस निजाम ने किसी तरीके से आगे चलना है, आज भी मौका है। कल मंगल का दिन है, वकीलों को मिलवा दीजिए, बहनों को मिलवा दीजिए। इतना तमाशा करने की जरूरत ही क्या है? बजाय ये सोर्स पूछने की खबर किसने दी। आप बात करना चाह रहे हैं तो उसको जाके दूर से दिखाई दीजिए, हमें एक आंख से दिखा दीजिए कि हमारा लीडर वो सामने बैठा है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो आप उसको छुपा के रख रहे हैं? चेयरमैन साहब, यकीन जानिए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसने दौड़ना होता, अगर उसने भागना होता, अगर उसने मुल्क छोड़ के जाना होता तो वो पहले महीने चला जाता।
2.5 साल इंतजार न करता, आप 25 साल उसको जेल में रखे चेयरमैन साहब, वो वैसे बैठा रहेगा और मुस्कुराता रहेगा। कोई चीज ऐसी नहीं जो उसको हिला सके, जो उसको तोड़ सकेगी, कोई नहीं तोड़ सकता। और वो वक्त दूर नहीं है जब वो बाहर निकलेगा, वो मुस्कुराएगा, वो मुस्कुराएगा, इस निजाम पे भी मुस्कुराएगा, इस पूरे के पूरे ऐवान पे भी मुस्कुराएगा, और इंशाअल्लाह इस मुल्क का अगला वजीर आज़म मुंतखब होगा। पीटीआई के एक और सेनेटर अली मोहम्मद खान ने तो शहबाज सरकार को चेतावनी दे दी और कहा कि खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ हो गया तो पूरा मुल्क जल उठेगा। एक बार फिर हमारा एक एहतजाज है। किस चीज के लिए एहतजाज है? क्या ये इस रियासत और इस जमहूरियत पे सवालिया निशान नहीं है? आप पे भी नहीं है, हम पे भी नहीं है कि एक साबिक वजीर आजम की रिहाई और उससे मुलाकात और उसकी लोगों से बातचीत, बच्चों से बातचीत, उसकी बापर्दा खातून को जेल में डालना, इन चीजों पे कल एहतजाज हो रहा है। खुदारा होश के नाखून लें। इमरान खान की पार्टी ने उनसे मिलने के लिए 6 वकीलों की लिस्ट अडयाला जेल एडमिनिस्ट्रेशन को दी है। पीटीआई के नेता पिछले 2-3 हफ्तों से अडयाला जेल में उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार जेल अथॉरिटीज उन्हें बैरंग वापस लौटा देती हैं, जेल के अंदर नहीं जाने देती। तहरीक-ए-इंसाफ के सांसदों ने यह मुद्दा नेशनल असेंबली और सेनेट में उठाया, लेकिन शहबाज सरकार ने यह कहकर बात खत्म कर दी कि जेल में इमरान बिल्कुल ठीक है, देसी मुर्गा खा रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं। लेकिन इमरान की कोई खबर न मिलने से परेशान उनकी बहन अलीमा खान ने कहा कि हुकूमत अब चाहे गोली चलाए या लाठी चलाए, वो तब तक अडयाला के बाहर डटी रहेंगी जब तक भाई से मुलाकात नहीं करा दी जाती। अगर इनका ख्याल है कि इमरान खान ठीक है, हम वेरीफाई करेंगे फैमिली, मैं बड़ा क्लियरली बता रही हूँ, हम वहाँ से नहीं उठेंगे कल जब तक ये हमें इमरान खान नहीं दिखाते। ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने मारना है, गोलियां चलानी है, टीयर गैस करनी है, जो मर्जी करना है, ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारा हक है, दुनिया का लीडर है इमरान खान, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इसके साथ कर रहे हैं। और मुझे ना बताएं कि जेलर क्या कह रहे हैं और सारी दुनिया क्या, इनकी हुकूमत के लोग क्या कह रहे हैं। हमें खुद मिलेंगे, हम आकर बताएंगे मीडिया को कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, और फिर आपको और हमें सबको तसल्ली होगी। असल में इमरान खान से मुलाकात न हो पाने की वजह से तहरीक-ए-इंसाफ की सारी सियासत ठंडी पड़ गई है। इमरान ने फौज और शहबाज शरीफ की हाइब्रिड हुकूमत से दो हाथ करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अपना मुख्यमंत्री बदला, नौजवान सोहेल आफरीदी को सीएम बनाया। लेकिन इमरान की कमान के बगैर सोहेल आफरीदी को भी समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें, सियासी मुहिम को आगे कैसे बढ़ाएं। सोहेल आफरीदी 8 बार इमरान से मिलने जा चुके हैं। पिछले शुक्रवार को तो उन्होंने सारी रात जेल के बाहर धरना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाकर चीफ जस्टिस से भी मिले, लेकिन सोहेल आफरीदी की सारी कोशिशें नाकाम रही। इसलिए अब आफरीदी ने अपनी पार्टी के तमाम विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी कूच करने का ऐलान किया है, ताकि प्रेशर बनाकर किसी भी सूरत इमरान खान से मिल पाए और पार्टी की मुहिम आगे बढ़ाने में डायरेक्शंस ले सकें। मैंने बहैसियत वर्कर उनका मुकम्मल साथ देना है। हमारी जो सूबाई हुकूमत के कैबिनेट के मेंबर्स हैं, उन्होंने भी बहैसियत कारकुन उनका साथ देना है, और हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने भी। जो परसों का सिट इन था, धरना था पुरअमन सुबह तक अडयाला जेल के सामने, वो मेरा जो है बहैसियत चीफ मिनिस्टर अपना फैसला था, क्योंकि ये एक वज़ीर आला के साथ नाइंसाफ़ी थी, इम्तियाजी सलूक था। और मुझे बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह का बयानिया मेरे नाम के अनाउंस होने के बाद इन्होंने डायरेक्टली बनाया था कि हम कोई एहतजाजी सियासत करेंगे या इंतशारी सियासत, जो ये बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हमेशा दीवार से लगाने की साजिश की गई है, और दीवार से लगाने की साजिश में जब हम पुरअमन एहतजाज, जो हमें आईन और कानून इजाज़त देता है, वो करते हैं, तो ये हम पर, हमारे पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाते हैं और हमारे लोगों को शहीद और ज़ख्मी करते हैं। तंजीम का फैसला है, अभी तक जो है वो सवाबी का है, और सवाबी के मकाम पर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडयाला जाएंगे, वहां पर वर्कर नहीं जाएगा, वहां पर सिर्फ पार्लियामेंटेरियन जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान के सियासी हलकों में यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इमरान खान को जेल में किसी से मिलने क्यों नहीं दे रहे।
पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि फौज और शहबाज शरीफ की सरकार असल में इमरान खान की पार्टी के नेताओं को उकसा रही है कि वो कप्तान से मिलने की बेकरारी में कोई गलत कदम उठा लें और फिर इसी बहाने तहरीक-ए-इंसाफ की रही सही ताकत को भी कुचलकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। हालांकि इमरान खान की बहनें पिछले साल नवंबर में प्रोटेस्ट के दौरान हुए खून खराबे से सबक लेकर बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद 1 महीने से इमरान से मीटिंग नहीं हुई। फिर भी अलीमा खान ने कहा कि वो कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगी। जज साहब की एक दरख्वास्त है, हम तो हाई कोर्ट की, हमारे पास 3 रुकनी बेंच की हमारे पास वो ऑर्डर्स हैं, लेकिन हम उसके बावजूद हम अपनी हिम्मत तो नहीं हार रहे ना। हमारे लॉयर्स और क्या करें, अदालतों का दरवाजा ना खटखटाएं, मुझे बताएं और क्या करें। हम जाके जेल का एक सेकंड मुझे सिर्फ बताएं क्या हम करें। अगर ये इजाज़त नहीं देते, क्योंकि जजेस तो इजाज़त दे दें और जजेस का अहकामात नहीं माने जा रहे, तो इलीगल काम पुलिस वाले कर रहे हैं, इलीगल काम ये हुकूमत कर रही है। आप मुझे बताएं कि जब इलीगल ये काम करते हैं, इनके ऊपर जुर्म साबित हो गया कि ये इलीगल और तौहीन अदालत कर रहे हैं, क्या हम जेल का ताला तोड़ें, क्या करें? वो इमरान खान तो जेल में भी इलीगल ही हैं, सारा कुछ इलीगल हो रहा है। हम इलीगल नहीं कर रहे कुछ भी। हम जब जेल के बाहर जाते हैं हम लीगली बैठते हैं। हम कोई काम ऐसा नहीं करते कि जहाँ पे पाकिस्तान का कानून की खिलाफ वर्जी हो। हालांकि पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक पत्रकारों का कहना है कि नवाज शरीफ इमरान खान को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन रोक रखा है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान ने दावा किया कि नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर के सामने शर्त रखी है और कहा कि जब तक इमरान को रास्ते से नहीं हटाएंगे तब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब की जो मेन एक्चुअल डिमांड है वो ये है कि इमरान खान साहब से हमें छुटकारा दिलाया जाए। अब मैं ज्यादा सख्त अल्फाज बोलना नहीं चाहता, पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत सारे सुनने वालों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि जनाब ये क्या आप बात कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ऐसे ही है। नवाज शरीफ साहब की अगर आपने 26 नवंबर की गुफ्तगू सुनी हो तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जमहूरियत से, इंसानियत से, इखलाकियात से, इकदार से मियां नवाज शरीफ साहब का या उनकी सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक बिखरे हुए बैल बने हुए हैं और उन्हें सिर्फ वो करना है जो उनके और उनकी फैमिली के मफाद में। उसके बाहर ना उन्हें कुछ सूझता है, ना उन्हें कुछ दिखता है, ना कुछ समझ आता है। तो नवाज शरीफ साहब की डिमांड यह है कि इमरान खान साहब से पक्का पक्का छुटकारा दिया जाए, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब मौजूद हैं और जब तक इमरान खान साहब की सियासत मौजूद है तब तक मियां नवाज शरीफ साहब का जो मजबूत हब लाहौर या पंजाब है वो भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सारा कुछ करके इन्होंने देख लिया, सारी एक्सरसाइजेस कर ली, इमरान खान की मकबूलियत का ये मुकाबला नहीं कर पा रहे। अब नवाज शरीफ को चाहिए इमरान खान से छुटकारा, और ये मैं बड़े लंबे अरसे से आपको बता रहा हूं। इस बीच पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने इमरान खान को लेकर अफवाहें फैलाने वालों को धमकी दी। मोहसिन नकवी ने इमरान खान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा कि सोशल मीडिया पर जो लोग बिना किसी सबूत के उनकी मौत की अफवाहें फैला रहे हैं उनसे हुकूमत सख्ती से पेश आएगी। ऐसे लोगों पर कानून का डंडा जरूर चलेगा। सोशल मीडिया पे इस टाइम पे किसी की तस्वीर लगाएंगे, जो दिल करेगा वो खबर बनाएंगे और उसको चलाएंगे। मेरी आज सुबह भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब से बात हुई है, इसकी हम किसी तरह इजाज़त नहीं देंगे कि आपका जिसका दिल करे, जिसको आप चाहें, जितनी मर्जी एविडेंस हैं आपके पास आप बिल्कुल दें, एज ए रिपोर्टर आप स्टोरी दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया पे आप जो मर्जी बोल दें, जिस मर्जी के खिलाफ जो मर्जी एलिगेशन लगा दें, आप जिस मर्जी खबर को, जिस तरह किसी को आप जो जिंदा है उसको मार दें, किसी को मरा हुआ है तो उसको जिंदा कर दें, ये चीज़ नहीं हो सकती। उसके ऊपर हम मिल बैठकर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ NCCIA मैसिव स्केल में क्रैकडाउन करेगा। ये हम इजाज़त नहीं देंगे कि आप इस तरह फेक न्यूज़ को स्प्रेड करें, पूरे मुल्क में एक पैनिक फैलाएं और उसके बाद आपको कोई कुछ कह भी ना। मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि ये अफवाह उन्होंने फैलने क्यों दी। करीब 1 हफ्ते से इमरान खान को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अगर सरकार या सेना चाहती तो पहले ही दिन पिक्चर क्लियर हो सकती थी। इमरान खान की बहनों को उनसे मिलने देते तो ये सब हंगामा ही नहीं होता। लेकिन आसिम मुनीर अपनी ताकत दिखाना चाहता है, सरकार पर अपनी पकड़ साबित करना चाहता है, इसलिए उसने ये सब होने दिया।
लेकिन अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि खुद आसिम मुनीर के लिए संकट खड़ा हो गया है। दरअसल आसिम मुनीर एक नोटिफिकेशन इशू होने का इंतजार कर रहा है, और ये कोई मामूली नोटिफिकेशन नहीं है, गजट नोटिफिकेशन है, जिससे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान का अब तक का सबसे पावरफुल फौजी तानाशाह बन जाएगा। आर्मी चीफ के तौर पर उसका कार्यकाल 2 साल और बढ़ जाएगा। इसके अलावा वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF के तौर पर पाकिस्तानी नेवी और एयरफोर्स का भी आका बन जाएगा। आसिम मुनीर नवंबर 2022 में 3 साल के लिए आर्मी चीफ अपॉइंट किया गया था, मतलब उसका टेन्योर 29 नवंबर तक था। शहबाज सरकार को उसके एक्सटेंशन का पाकिस्तान के पहले CDF की अपॉइंटमेंट पक्का करने के लिए एक गेजेट नोटिफिकेशन जारी करना था, लेकिन पूरा पाकिस्तान इंतजार ही करता रह गया, नोटिफिकेशन नहीं आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर पहले बहरीन गए, वहां से प्राइवेट विजिट पर लंदन चले गए, और कब आएंगे किसी को नहीं मालूम। ऐसे में सस्पेंस का बाजार गर्म है। पाकिस्तान में लोग पूछ रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है और क्यों। इस वक्त तक नए आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, नए आर्मी चीफ की तकर्री नहीं हुई, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्री नहीं हुई, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री नहीं हुई, और हमारे स्ट्रेटेजिक असासाजात जो हैं, जौहरी असासाजात, उनके कमांडर की तकर्री अभी तक नहीं हुई। जबकि ये तकर्रियां और सबसे इंपॉर्टेंट तकर्रियां जो आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की और फिर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, ये तकर्रियां आज से 2 दिन पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन ना ही तकर्री हुई, ना ही नोटिफिकेशन हुआ, ना ही समरी मूव हुई, और अगर ऐसा कुछ है तो कोई चीज मंजर आम पर नहीं आई, बल्कि सब के सब खामोश हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ फॉर्म 47 के वो बदस्तूर बैरूने मुल्क हैं। आसिम मुनीर के रीअपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन का गजट नोटिफिकेशन नहीं आया तो इमरान खान की पार्टी को आर्मी चीफ पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। PTI के नेताओं ने कहा कि आसिम मुनीर तो अब रिटायर हो चुका है, अब अगर वो आर्मी चीफ बना हुआ है तो यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मुनीर एक गैर कानूनी आर्मी चीफ है। इमरान खान के सपोर्टर ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने जिस तरह 1999 में परवेज मुशर्रफ के श्रीलंका दौरे पर जाने के बाद अचानक आर्मी चीफ बदला था, उसी तरह वो आसिम मुनीर को भी फारिग कर सकते हैं। हालांकि जो भी पाकिस्तान में पावर स्ट्रक्चर को जानता है उसको मालूम है कि नवाज या शहबाज ने ऐसा कोई रिस्क लिया तो उनका खुद का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। नोटिफिकेशन के लटक जाने की वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड दिखा रहे हैं, उनमें एक हिम्मत पैदा हो गई है और वो जनरल आसिम मुनीर को इस स्टेज के ऊपर फारिग भी कर सकते हैं। वैसे तो नवाज शरीफ साहब के पास 101 रीजंस होंगे जनरल आसिम मुनीर को फारिग करने के लिए, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर अपने कद से बहुत बड़े हो चुके हैं। नवाज शरीफ उनको लेकर आए थे, लेकिन अब सारी की सारी बसात जो है, सारा का सारा सिस्टम जो है वो जनरल आसिम मुनीर की छड़ी के गिर्द घूम रहा है। तो नवाज शरीफ साहब की दिली ख्वाहिश तो हो सकती है कि अगर मैं कोई ऐसी मैजिकल ट्रिक खेलूं और मैं जनरल आसिम मुनीर से जान छुड़ा लूं। अब तो सूरत हाल यह है कि जनरल आसिम मुनीर तमाम पाकिस्तान के पूरे सिस्टम में, जो इस्लामाबाद में सिस्टम है, उस पर वो काबिज है। जगह जगह उन्होंने अपने जो अपॉइंटेड लोग जो हैं वो बिठाए हुए हैं। तो नवाज शरीफ साहब के पास आज इतनी स्पेस है ही नहीं कि वो अगर ऐसा प्राइम मिनिस्टर यानी शहबाज शरीफ साहब के जरिए एक ऑर्डर करवाएं तो उसे जनरल आसिम मुनीर मान लें। जनरल आसिम मुनीर हो सकता है दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लें, उनको जेल में डाल दें, दोबारा अटक में डाल दें और इमरान खान के साथ बातचीत करना शुरू कर दें। हालांकि शरीफ खानदान और फौज के करीबी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नजम सेठी का कहना है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए किसी नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं, नोटिफिकेशन तो CDF का होना है। अब वो हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल पावर तो आर्मी चीफ के ओहदे की है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने यह भी साफ कह दिया कि ना आर्मी चीफ को लेकर कोई कंफ्यूजन है, ना CDF के नोटिफिकेशन का कोई मसला है। मोहसिन नकवी ने कहा कि जो लोग चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन में देरी पर सवाल कर रहे हैं उनको मजे लेने का पूरा हक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा नोटिफिकेशन? अच्छा, इनको थोड़े दिन जरा करने दें, मेरी बात सुने। एक कॉन्स्टिट्यूशन में चीज हुई है, ये एक नया इदारा बन रहा है, इनका है कि एक बटन दबाव हो जाए, ऐसे होता नहीं है। अगर किसी एक नई पूरा सिस्टम बनना है उसमें दिन लगते हैं, घंटे लगते हैं। वो ये तो नहीं है बटन दबाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया चीज। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है, अभी उनके जजेस के लिए अदालत, घर, सब कुछ एक पूरा सिस्टम बनना है। ये कहते हैं नहीं कि चीफ का भी ऐसे करे। उनको अच्छा, उनको जो चंद एक लोगों की दिहाड़ी लगी हुई है लगी रहने हैं।
ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान में असल पावर फौज के पास है और खुद मोहसिन नकवी भी शहबाज शरीफ में शहबाज सरकार में फौज के हुक्म पर ही मंत्री बनाए गए हैं। इसलिए शहबाज शरीफ में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आसिम मुनीर का एक्सटेंशन या नोटिफिकेशन रोक दें, उनको CDF बनाने से इनकार कर दें। ये अटकलें ज़रूर लगाई जा रही हैं कि नोटिफिकेशन इशू करने से पहले पर्दे के पीछे शरीफ खानदान और आसिम मुनीर के बीच ज़बरदस्त बार्गेनिंग चल रही है। अब ये बार्गेनिंग किस बात को लेकर है, ये अगले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। अब बात भारत की सियासत की। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और पहले ही दिन वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। विंटर सेशन की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, हुआ बिल्कुल उसका उल्ट। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में कामकाज जरूर हुआ, लेकिन वहां भी विपक्ष की टोका टाकी जारी रही और इसकी वजह बना प्रधानमंत्री मोदी का सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले दिया गया बयान। दरअसल मोदी ने विपक्ष को आज नसीहत दी कि संसद का काम जनता की भलाई की नीतियों की डिलीवरी करना है, ड्रामा करना नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों और पिछले कुछ दिनों से SIR पर हो रहे हंगामे को देखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को अगर अपनी बात जनता के सामने रखनी है तो इसके लिए वो देश भर में कहीं भी कोई रैली या प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए सदन में हंगामा करके संसद का वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसके साथ ही मोदी ने NDA के सांसदों को भी सलाह दी कि वो भी सदन में अपनी जीत के घमंड का प्रदर्शन ना करें। ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इन चीजों को गंभीरता से ले। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस बार सदन में ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी, ये बात कहनी क्यों पड़ी? वैसे तो हर सत्र से पहले प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने दी जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस वजह से कई अहम बिल अटक जाते हैं, महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाती। इस बार भी सरकार का इरादा विंटर सेशन में परमाणु ऊर्जा बिल, उच्च शिक्षा आयोग बिल, राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन बिल, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल, बीमा नियम संशोधन, हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस, ऐसे कई विधेयकों को पास कराने का है। लेकिन विपक्ष ने भी ठान रखा है कि वो SIR, वोट चोरी, ऐसे मुद्दों को उठाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जब ड्रामा ना करने की नसीहत दी तो विपक्ष बिफर गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि पॉल्यूशन, वोट चोरी, SIR, इन ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना भले ही मोदी को ड्रामा लगे, लेकिन विपक्ष इन मुद्दों को सदन में जरूर उठाएगा। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama.
Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? एसआईआर के खिलाफ इस वक्त सबसे ज्यादा मुखर तृणमूल कांग्रेस दिख रही है। आज भी टीएमसी के सांसदों ने इसके खिलाफ मार्च निकाला। उन्होंने सदन में भी इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया है। राज्यसभा में टीएमसी की डिप्टी लीडर सागरिका घोष ने कहा कि कम से कम पीएम मोदी को तो विपक्ष का ड्रामा करने का आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पिछले 11 साल से मोदी खुद ड्रामा कर रहे हैं। बहुत ही अनबिलीवेबल है कि प्रधानमंत्री जो खुद इतना ड्रामा करते हैं, जो खुद इतना मंच के परफॉर्मेंस करते हैं, जो खुद इतने बार अपना वेश बदलते हैं, ये जो खुद ड्रामा के माहिर हैं, ये अभी विपक्ष को कह रहे हैं कि ड्रामा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अनबिलीवेबल है। सच्चाई तो ये है कि 40 लोगों की मौत हो चुकी है बंगाल में बिकॉज ऑफ एसआईआर, बिकॉज ऑफ द सफरिंग ऑफ रियल पीपल। ये ड्रामा नहीं है प्रधानमंत्री जी, ये हकीकत है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी कहा कि संसद से लेकर चुनाव प्रचार तक प्रधानमंत्री मोदी हर जगह अभिनेताओं की तरह बोलते हैं। कट्टा, भैंस, मंगलसूत्र ऐसे शब्दों का सहारा लेकर चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में उन्हें विपक्ष को नसीहत देने का कोई हक नहीं है। पीएम ने अगर ऐसा यहाँ बोला है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलिए, कर लें। मतलब विपक्ष हार की हताशा में है और आपके अंदर कौन सी हताशा है? चुनाव मौलिक मुद्दों पर नहीं लड़के कट्टा, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, ये प्राइम मिनिस्टर की गरिमा है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान की गूंज राज्यसभा में भी सुनाई दी। हालांकि राज्यसभा में आज उतना हंगामा नहीं हुआ, क्योंकि आज राज्यसभा की सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सदन में पहला दिन था। सभी नेता उनके स्वागत में भाषण दे रहे थे। लेकिन इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के बाहर विपक्ष को जो ज्ञान दिया है उस पर वो कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन अभी मौका ठीक नहीं है। वक्त आने पर इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंह तोड़ यहाँ पर देंगे। फिर उसके बाद में जो कुछ था, इसीलिए आपकी शुभकामना मैं देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता और हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा को पसंद नहीं आया। जेपी नड्डा ने कहा कि जब पूरा सदन नए उपसभापति का स्वागत कर रहा है, ऐसे वक्त में विपक्ष के नेता को पॉलिटिकल कमेंट करने से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे, मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्माननीय है लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। संसद में जो नजारा आज देखने को मिला, कमोबेश वैसा ही हर रोज देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं जिन पर वो फ्रंट फुट में खेल सकें। सरकार ने तय किया कि इस हफ्ते संसद में वंदे मातरम पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी भी इस चर्चा में शामिल होंगे। दरअसल वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया था कि 1937 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम मूल गीत से एक कुछ महत्वपूर्ण पद हटा दिए थे, खासकर जिसमें मां दुर्गा का जिक्र था। अब सरकार इसी मुद्दे पर चर्चा करके विपक्ष और खासकर कांग्रेस को घेरना चाहती है। वहीं बिहार चुनाव में हार से हताश कांग्रेस की कोशिश वोट चोरी और एसआईआर पर बहस कराने की है। एसआईआर के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक है। कांग्रेस को लगता है कि इस मसले पर सरकार को घेरा भी जा सकता है, इसलिए वो एसआईआर पर चर्चा के लिए जोर दे रही है। वैसे एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब एसआईआर को चुनौती देने वाली एक याचिका पर चुनाव आयोग ने आज एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बड़े पैमाने पर वोटर डिलीशन के दावे बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं और इनका इस्तेमाल निहित राजनीतिक हितों के लिए किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर पूरी तरह संवैधानिक, नियमित और दशकों से चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है।
24 जून और 27 अक्टूबर 2025 के आदेश वैध हैं। साफ सुथरी और सटीक मतदाता सूची तैयार करना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में टीएन सेशन केस में मान्यता दी थी। आयोग ने कहा कि 99.77% मौजूदा मतदाताओं को प्री फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म्स बांटे जा चुके हैं। 70% भरे हुए फॉर्म वापस भी आ चुके हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि गलत क्रियान्वयन, एक्सक्लूजन या बड़े पैमाने पर मतदाता हटाए जाने के दावे पूरी तरीके से गलत हैं और बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं। पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर डिलीशन के आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि मीडिया में एक नैरेटिव के तौर पर फैलाया जा रहा है ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके। एसआईआर पर कोर्ट और संसद ही नहीं बल्कि सड़क पर भी हंगामा हो रहा है। आज कोलकाता की सड़कों पर एसआईआर को लेकर प्रोटेस्ट हुआ। दरअसल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की लीडरशिप में पार्टी विधायकों का एक डेलीगेशन आज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर पहुंचा। बंगाल में चल रहे एसआईआर को लेकर बीजेपी की भी कुछ शिकायतें हैं। इसी को लेकर शुभेंदु अधिकारी अफसरों से एसआईआर की प्रोसेस की ऑडिट कराने की मांग को लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे, वहां पर प्रदर्शन कर रहे बीएलओज, बूथ लेवल ऑफिसर्स, भड़क गए। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी दूर हटो, शुभेंदु अधिकारी गो बैक, इलेक्शन कमीशन हाय हाय नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश भी की। हालांकि बीजेपी नेताओं के कार्यक्रम की वजह से वहां पुलिस पहले से ही तैनात थी। पुलिस ने घेरा बनाकर शुभेंदु अधिकारी और बाकी नेताओं को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर पहुंचाया, लेकिन दफ्तर के बाहर नारेबाजी जारी रही। असल में बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के बैनर पर एसआईआर में काम में लगे बीएलओ बहुत दिनों से यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी शिकायत है कि इनके साथ अमानवीय बर्ताव हो रहा है। डेडलाइन की वजह से काम का जबरदस्त प्रेशर है। उनके साथी खुदकुशी कर रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग एसआईआर की डेडलाइन को बढ़ा दे। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले ही फॉर्म भरे जाने की डेडलाइन को 11 दिसंबर तक बढ़ा दिया है, लेकिन बीएलओ इससे संतुष्ट नहीं है। प्रदर्शन कर रहे बीएलओज ने कहा कि वो चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अफसरों के पास उनका दुख दर्द सुनने तक का टाइम नहीं है। लेकिन वो बीजेपी नेताओं की शिकायत सुन रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बंगाल में बूथ लेवल ऑफिसर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एसआईआर पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, लेकिन इस बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा चुनाव आयोग ने जारी किया है। बंगाल में अब तक 99.9% एसआईआर फॉर्म्स बांटे जा चुके हैं। 96% से ज्यादा डिजिटाइज हो चुके हैं। सिर्फ 75,000 फॉर्म ऐसे हैं जिन्हें अभी बांटा जाना बाकी है। मतलब वोटर लिस्ट रिवीजन का काम तय डेडलाइन में पूरा होता दिख रहा है। और एसआईआर का सबसे बड़ा असर यह है कि बंगाल में रह रहे घुसपैठिए बड़ी संख्या में बांग्लादेश लौट गए हैं। अब आप नॉर्थ 24 परगना की एक झुग्गी बस्ती की तस्वीरें देखिए। ये एसआईआर का प्रोसेस शुरू होने के बाद वीरान हो गई है। लोग अपना सामान छोड़कर भाग गए। मध्यम ग्राम की विश्वासपाड़ा बस्ती में अब कोई दिखाई नहीं देता। इंडिया टीवी के संवाददाता ओंकार सरकार जब वहां पहुंचे तो झुग्गियां खाली पड़ी थीं। लोग इन घरों में बिना ताला लगाए ऐसे छोड़कर चले गए जैसे कभी वापस लौटना ही ना हो। नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम नगर पालिका के 3 नंबर वार्ड पर और इसी जगह पर काफी ये बस्ती रातों रात खाली हो चुका है। यहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे झुग्गियां थे और ये झुग्गियां सब इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ का लोकल्स का कहना है कि काफी दिनों से यहाँ पर इलीगल तरीके से कई सारे बांग्लादेशी परिवार यहाँ पर रुके हुए थे। जब से एसआईआर शुरू हुआ है तब से ये लोग रातों रात गायब हो गए हैं। जैसे कि ये झुग्गियां जितने भी है सारे के सारे झुग्गियां यहाँ पर खाली हो चुका है और यहाँ पर एक भी लोग नहीं है। तकरीबन 100 से 150 परिवार यहाँ पर रहते थे और ये लगभग सब कोई कचरा उठाने का जो काम है वो कचरा उठाने का काम करते थे। और ये जो घर है एक के बाद एक छोटे छोटे झुग्गियां जो है सब खाली हो चुका है। लगभग 100 से 150 परिवार यहाँ पर रहते थे और ये सभी परिवार इस वक्त वापस बांग्लादेश चले गए हैं एसआईआर की वजह से।
रातों रात 150 परिवारों का बस्ती छोड़कर जाना बताता है कि इन लोगों को एसआईआर का कितना डर है। लोकल लोग बताते हैं, इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बस्ती में रहने वाले लोग बांग्लादेश के थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय पार्षद अब भी ये सफाई दे रहे हैं कि ये परिवार बांग्लादेशी नहीं बल्कि बंगाल के सुंदरबन के हैं। तृणमूल कांग्रेस का घुसपैठियों को यही प्रोटेक्शन बीजेपी को सवाल खड़े करने का मौका देता है और जिस तरह ममता एसआईआर का विरोध कर रही हैं, उससे इन आरोपों को और हवा मिलती है। एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा पश्चिम बंगाल में होने की वजह यह है कि वहां मुस्लिम वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। ममता बनर्जी ने अपना वोटर मानती हैं, लेकिन अब मुसलमान वोटों के नए दावेदार सामने आ रहे हैं। खुद को मुसलमानों का सरपरस्त दिखाने के लिए भड़काऊ बयानबाजी हो रही है। इसी में एक नया नाम जुड़ा है जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का। भोपाल में जमीयत की नेशनल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग के समापन के मौके पर मदनी सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बरसे। मौलाना मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सरकार का दबाव दिख रहा है और मुसलमानों के खिलाफ फैसले दिए जा रहे हैं। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती हैं। मर्दानावार मुश्किलात का मुकाबला किया करती हैं। गुलामी जो है वो सिर्फ गोरे अंग्रेज़ों की नहीं है। ऐसा ना हो कि गोरे अंग्रेज़ों से तो बुजुर्गों ने आज़ादी दिलवा दी और हम उनकी काली नाजायज़ औलाद के ग़ुलाम हो जाएं। हम अकाबिर की खिदमत में अपनी टोपी इनके, अपनी पगड़ी इनके जूतों में रखेंगे और कहेंगे हजरत गौर कर लीजिए हमारी बात पे। हम तो जमीयत उलमा में इसलिए नहीं आए हैं कि छोड़ के भाग जाएंगे। पीठ पे गोली नहीं खाएंगे, गोली सीने पे खाएंगे। याद रखना, नारे तकबीर। इंशाअल्लाह अपनी सारी कमजोरियों खराबियों का इकरार करते हुए ये कहना चाहते हैं, आप लोगों से ये सीखा है कि गोली खाएंगे तो सीने पे खाएंगे, पीठ पे नहीं खाएंगे। कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आइनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला, काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक़ है जब तक आइन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। भड़काऊ बयान देने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता भी पीछे नहीं है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में प्रचार हैदराबाद से वाशिम आए विधायक माजिद हुसैन ने राजनीतिक संयम की सीमा पार करके किया। माजिद हुसैन ने कहा कि अगर शरीयत में दखलंदाजी देने की कोशिश की गई तो फिर वो होगा जिसके लिए गलियां कम पड़ जाएंगी। बच्चों का खेल जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। मेरे बुजुर्गों है, मेरे नौजवानों, शरीयत में दखलंदाजी की गई,
बिहार चुनाव में ओवैसी बहुत जोशीले और मुस्लिम सेंट्रिक बयान देते थे। वहां मिली जीत ने एआईएमआईएम का मोराल बढ़ा दिया है और पार्टी को लगता है कि अब तक कांग्रेस, आरजेडी या एनसीपी जैसी पार्टियों को वोट करने वाला मुसलमान एआईएमआईएम को अब एक विकल्प के तौर पर देखने लगा है। ऐसे में पार्टी के नेताओं में अब भड़काऊ बयान देने की होड़ लग गई है। उन्हें लगता है वो जितने ज़्यादा जहरीले बयान देंगे, मुसलमान उन्हें उतना ज़्यादा वोट देंगे। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव एआईएमआईएम की इस रणनीति की प्रयोगशाला बन रहे हैं। आज बिहार में एक बंगले की बहुत चर्चा है। ये बंगला है लालू यादव का। लालू यादव का यह आलीशान नया घर दानापुर के महुआ बाग में बन रहा है। असल में पिछले 20 साल से पटना के 10 सर्कुलर रोड का बंगला यादव परिवार का आशियाना था। यह बंगला राबड़ी देवी के नाम अलॉट था, लेकिन नई सरकार बनने के बाद राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड का बंगला अलॉट कर दिया गया। लेकिन लालू यादव और राबड़ी देवी उस बंगले में नहीं जाना चाहते। कहा जा रहा है कि लालू यादव 10 सर्कुलर रोड का बंगला छोड़कर अपने परिवार के साथ कुछ महीनों के बाद महुआ बाग के इसी प्राइवेट बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि ये बंगला अभी बन रहा है और इसे पूरा होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। पटना के फुलवारी शरीफ के महुआ बाग में लालू यादव का एक विशाल और आलीशान बंगला तैयार हो रहा है। बंगले के अंदर जाने की मनाही है, इसलिए हम आपको यहाँ एक ऐसी जगह से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से ये बंगला आपको काफ़ी भव्य और विशाल नज़र आएगा। ये देखिए, ये है लालू यादव का बंगला। पिछले करीब 2.5 साल से ये बंगला बन रहा है और खुद लालू यादव अक्सर यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसका जायजा लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। बंगले के चारों तरफ एक विशाल चहार दीवारी बनाई गई है। करीब 15 फीट ऊंची चहार दीवारी बनाई गई है। सुरक्षा और गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा गया है। और इस बंगले की खासियत ये है कि भवन निर्माण की जो एक यूरोपियन शैली है, कॉलोनियल शैली, उसके आधार पर इस बंगले को तैयार किया गया है। 9 कमरे इसमें हैं। कहा जा रहा है कि लालू यादव के 9 बच्चे हैं और इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने 9 बड़े बड़े कमरे तैयार किए हैं। इसके अलावा एक रिसेप्शन सेंटर है, डाइनिंग रूम है और वो तमाम सुविधाएं जिनका ख्याल रखा गया है इस बंगले में। और पूरे एरिया में प्लांटेशन किया जाएगा। काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसे सजाया जाएगा। लालू यादव के नए बंगले की चर्चा बढ़ी तो चिराग पासवान ने इसमें एक और एंगल जोड़ दिया। चिराग पासवान ने कहा कि यह पता लगाना चाहिए कि कहीं जिस जमीन पर यह बंगला बना है वो लैंड फॉर जॉब स्कैम में तो लालू परिवार को नहीं मिला था। कानून अपना काम करेगा। लालू प्रसाद यादव सरकारी बंगले से करोड़ों का बंगला, सरकारी बंगले से प्राइवेट क्वार्टर। देखिए, ये लैंड फॉर जॉब, यही विवाद ने इनकी मुश्किलें बढ़ाने का काम किया। मुझे नहीं पता कितनी जायज़, कितनी गलत आधार पर अर्जित की हुई संपत्ति है, बट जो भी गलत होगा वो कानून के दायरे में तो आएगा। जब राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस जारी हुआ था तब आरजेडी के नेताओं ने बहुत हंगामा किया था। बंगला ना खाली करने की चुनौती भी दी थी। लेकिन लालू यादव एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है। वो जानते हैं बिहार में अब उनकी ताकत पहले जैसी नहीं रही, इसलिए वो सरकार के साथ किसी विवाद में पड़ने की बजाय अपने प्राइवेट बंगले में शिफ्ट होना चाहते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने बंगले की ज़मीन को लैंड फॉर जॉब से जोड़कर लालू फैमिली को नई मुसीबत में डाल दिया। यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत और गोल्फ बडी स्टीव विटकॉफ कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। स्टीव विटकॉफ पुतिन के सामने अमेरिका का नया पीस प्रपोजल रखेंगे, जिसको लेकर अमेरिका ने यूक्रेन से बात कर ली है। स्टीव विटकॉफ ने इस रूस दौरे से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और खुद स्टीव विटकॉफ ने अमेरिका में यूक्रेन के डेलीगेशन के साथ लंबी बातचीत की। असल में रूस ने साफ कर दिया है कि वो तब तक यूक्रेन की जंग नहीं रोकेगा जब तक यूक्रेन अपने 2 सूबों लुहांस्क और डोनेस्क को उसके हवाले नहीं करता। नेटो में कभी शामिल नहीं होने का वादा करेगा और अपनी सेना में भी कटौती करेगा। पिछले महीने प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम ने रूस के साथ तैयार इस पीस डील का प्रस्ताव यूक्रेन के सामने रखा था। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने देश के 2 सूबे रूस के हवाले करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन अमेरिका ने ज़ेलेंस्की से साफ साफ कह दिया है कि अगर वो उनके शांति प्रस्ताव को कबूल नहीं करते तो अमेरिका यूक्रेन को हर तरह की मदद रोक देगा। इसलिए ज़ेलेंस्की थोड़े बहुत बदलाव के साथ इस पीस डील के लिए तैयार दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी बेटर बार्गेन के लिए ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के रुख को देखते हुए इसमें ज़ेलेंस्की को कामयाबी मिलने की उम्मीद कम ही है। माना जा रहा है कि पुतिन से अप्रूवल मिलने के बाद यूक्रेन में युद्ध विराम का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप के पीस डील में रूस की ज़्यादातर शर्तें मान ली गई हैं।